तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाने वाले हैं इस परमानेंट मैग्नेट से रिलेटेड। तो हम लोग का कुछ क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखते हैं ए बार मैग्नेट has a pole strength of 3.6 ampere meter and magnetic length 8 centimeter and magnetic length 8 centimeter. Find the magnetic field at point on the axis at a distance of 6 centimeter from the center towards the north pole and B में a point on the perpendicular bisector at the same distance. तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ दिया जाए। ए बार मैग्नेट हैज ए पोल स्ट्रेंथ ऑफ 3.6 एम्पेयर मीटर, ठीक है, एंड मैग्नेटिक लेंथ आपका कितना है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल के साइड में रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस पे रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, सेंटर से 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और नॉर्थ पोल के साइड में रखा हुआ है। और उसके बाद एक जो बोल रहा है पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट द सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो जो पहला केस बोल रहा है वो ये बोल रहा है, पहला केस जो ए है वो बोल रहा है कि ये मैग्नेट है, साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। अच्छा, इसका पोल स्ट्रेंथ एम का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, अच्छा, मैग्नेटिक लेंथ का जो वैल्यू है इसका दिया हुआ है, कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, तो इसी एक्सिस तो यही हुआ, एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल कर दिए। और सेंटर जो है यहां इससे आपका 6 सेंटीमीटर पे आपका इस पॉइंट पे आपको क्या निकालने का है, मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालने का है, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड एन के कारण होगा वो होगा बी एन, और एस के कारण क्या होगा बी एस, ठीक है, समझ बात आ रहा होगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा बी नेट, वो क्या हो जाएगा बी एन माइनस बी एस, ऐसा होता है। इसका जो बी का जो वैल्यू आता है वो क्या है आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 एम डी बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर आपका हो गया, आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, जो बी वाला केस है उसमें जो आपका है ऐसा है मैग्नेट आपका साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल।
और यहाँ पे आपको क्या है कि कहाँ पे निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है। और ये जो दूरी है ये भी 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा नॉर्थ पोल के कारण इधर जाएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। साउथ पोल अगर इधर आएगा तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा बी नेट वो इधर आ जाएगा। तो इधर जो बी नेट का जो वैल्यू है उसका जो वैल्यू आएगा वो म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपका हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड का। इसी का वैल्यू आपको निकालने का है, एक केस में इसका और दूसरे केस में इसका, ठीक है। तो पहला केस वाला लिख देते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2md बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि ये डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखे हैं, उसका होल स्क्वायर होगा, जो हम बाद में क्वेश्चन में सही कर दिए हैं। जब आंसर निकाले हैं उसके बाद इसको सही कर दिया गया है। और दूसरा जो है म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। चलिए इसको उतारिए। अब देखिए ये जो बी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं ये जो पोल का आपका जो लेंथ है मैग्नेट का वो कितना है, 12 लेंथ है ना। तो लेंथ ऑफ मैग्नेटिक लेंथ हम लिखते हैं, मैग्नेटिक लेंथ जो 12 होगा उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसीलिए एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। पहला मैग्नेटिक लेंथ निकल गया आपका, एल का वैल्यू। अच्छा डिस्टेंस डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 6 सेंटीमीटर है, यानी 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो आपका है डिस्टेंस आप निकाल लिए, उसमें से आप एल का वैल्यू निकाल लिए, डिस्टेंस डी का वैल्यू निकाल लिए। अब आपका एम का वैल्यू चाहिए। ये एम जो आपका है उसको याद रखिएगा, ये मैग्नेटाइजेशन वाला एम नहीं है बी नॉट बाई म्यू नॉट। ये एम जो है वो क्या है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट है। ये एम जो है आपका क्या है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट है, वो वाला एम है। इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ 12 में लिखते हैं हम लोग। तो पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना है 3.6 और ये 12 का जो वैल्यू है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। ये एम का वैल्यू हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा ये एम का जो वैल्यू है उसका यूनिट भी लिख दीजिए। ये एम का वैल्यू एम्पेयर मीटर और लेंथ का मीटर, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। अब चलिए मैग्नेटिक फील्ड बी का जो वैल्यू होगा वो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू हम लोग क्या करेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, इसका जगह पर लिख देते हैं म्यू नॉट का जगह पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बाई 4 पाई इंटू 2 और एम का वैल्यू क्या होगा 3.6 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻2 और एम का वैल्यू लिखे ना। और डी जो लेंथ का जो वैल्यू होगा वो कितना है लाइन कितना है 6 इंटू 10⁻⁻2। अब देखिए डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 6 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर और माइनस उसका एल का 4 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर और इस पूरा चीज का भी स्क्वायर, ठीक है। समझ बात आ रहा है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया। चलिए इसको कैलकुलेट किया जाए, तब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 4 पाई तो कट गया, ये आ गया 10⁻⁻7। तो इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। टू इंटू 3.6 गुना 8 गुना 6, इसका वैल्यू आ रहा है 345
0.6 गुना 10 टू द पावर -4 आया। उसके बाद ये 36 माइनस 16 यानी कि 20 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 20 फिर डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 0.864 गुना 10 टू द पावर -11 बाय 10 टू द पावर -8। ये हो जाएगा 0.864 इंटू 10 टू द पावर -8 प्लस 8 हो जाएगा तो -2 बच जाएगा। और इसको हम बड़ा करेंगे 8.64, ये और छोटा हो जाएगा। अच्छा, हमको इसका यूनिट लिखने का था ना, तो यूनिट लिखा जाए तो सबसे पहले जो ये यूनिट इसका होगा वो टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, 4 पाई इंटू 10 टू द -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर आपका हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे आया 2md आया ना, तो m मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट है आपका क्या आया, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, इसको भी लिख दिया जाए। d क्या आ गया, मीटर, तो इसका एम्पेयर मीटर स्क्वायर जो आया, हाँ एम्पेयर मीटर स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद जो लेंथ आ गया आपका, इसको एम मीटर लिख दिया जाए। अच्छा, इसमें जो आएगा वो मीटर स्क्वायर का स्क्वायर यानी मीटर टू द पावर 4। तो आपका देखिए 2 3 4 मीटर है और नीचे 4 मीटर, तो मीटर तो सब खत्म हो गया, एम्पेयर खत्म हो गया, तो खाली टेस्ला आया। तो इसका आंसर भी टेस्ला ही में आना चाहिए था क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ गया। चलिए चेक कर लीजिए इसको। चलिए सही है, ठीक है। छोटा सा गड़बड़ हुआ था। 8.6 इंटू 10 टू द पावर -4, 8 9 11। अच्छा, ये -3 ना होगा, 8 -3 होगा तो ये हो जाएगा आंसर -4। ठीक है, चलिए इसको सही कर लीजिए। तो चलिए अगला निकालते हैं। अगला निकालने के लिए ये सब चीज को सेम रहने देते हैं हम लोग, और यहां से सिर्फ हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं μ0/4π उसके लिए। अब ये कहां निकाल रहे हैं हम लोग, ऐसा मैग्नेट है और यहां पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये जो हो जाएगा 4π इंटू, ये बी का लिख लीजिएगा। ठीक है, वो ए का था, ये बी का आ गया आंसर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 4π इंटू 10 टू द पावर -7 बाई 4π। इसका जो वैल्यू है, एम का वैल्यू कितना है, 3.6 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -2 और बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की जगह पे क्या करेंगे, 6 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर की जगह 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, और ये पूरा का टू द पावर 3/2, ऐसा ही हो जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट किया जाए, 10 टू द पावर -7 और -2 तो -9 गुना 3.6 गुना 8 है आपका, इसको करते हैं 3.6 गुना 8, इसका वैल्यू हो जाएगा 28.8 और डिवाइडेड बाय 36 प्लस 16। 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 16 और ये 10 टू द पावर -4 हो गया ना, -4, और इस पूरा चीज का टू द पावर 3/2। तो चलिए इसको 36 और 36 प्लस 16 12 42 52 हो गया। ये इसको डिवाइड किया जाए 52 से, ये हो जाएगा 0.55। अच्छा, ये डायरेक्टली भी नहीं होगा, अभी तो इसमें ये पावर लगा हुआ है ना। ठीक है, तो चलिए इसको बाद में देखते हैं। तो 28.8 इंटू 10 टू द पावर -9 बाई 52 गुना 10 टू द पावर -4, तो 52 टू द पावर 3/2 कर दीजिए और 10 टू द पावर -4 3/2 कर दीजिए। तो ये जो हो जाएगा 28.8 इंटू 10 टू द पावर -9 बाई 52 टू द पावर 3/2
इंटू 10 टू द पावर 2 कट गया तो क्या होगा -6। चलिए इसका वैल्यू निकाला जाए। 2 टू द पावर 1.5 इसको पावर माइनस 2 374.97 0.0768 0.0768 not 10 to the power -3 इसको कर देंगे 7.68 इंटू 10 टू द पावर -5 ये भी टेस्ला में। तो जो बी का वैल्यू आया आपका 7.68 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। चलिए तो परमानेंट मैग्नेट से रिलेटेड हम लोग अब दूसरा सवाल बनाते हैं। सवाल को लिखिए जाए। A magnet is suspended by a vertical string attached to its middle point find the position in which the magnet can stay in equilibrium. Stay in equilibrium. The horizontal component of the Earth's magnetic field is equal to 25 microtesla, and its vertical component is equal to 40 microtesla. Assume that the string makes contact with the magnet only at
a single point, only at a single point. चलिए क्वेश्चन में अगर पढ़ दे रहे हैं, a magnet is suspended by a vertical string attached to its middle point. Find the position in which the magnet can stay in equilibrium. The horizontal component of the Earth's magnetic field is equal to 25 microtesla and its vertical component is equal to 40 microtesla. Full stop. Assume that the string makes contact with the magnet only at a single point. ठीक है, चलिए तो इस सवाल को बनाया जाए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक मैग्नेट है जिसको सस्पेंड कर दिया गया है वर्टिकल स्ट्रिंग से। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिंग से क्या किया गया है, मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया। वर्टिकल स्ट्रिंग को क्या अटैच कर दिया गया है, एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया गया है मिडल पॉइंट पे। ठीक है, तो एक मैग्नेट है नीडल के फॉर्म में जिसका मिडिल पॉइंट पे एक स्ट्रिंग को अटैच कर दिया गया है, उसको लटका दिया गया है। ठीक है, फाइंड द पोजीशन इन विच द मैग्नेट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम। ये पूछ रहा है कि मैग्नेट किस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि रुका हुआ रहेगा। कहां पे रहेगा मैग्नेट, किस पोजीशन पे रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो आपका वैल्यू बता रहा है वो बता रहा है 25 माइक्रोटेस्ला और वर्टिकल कंपोनेंट बता रहा है 40 माइक्रोटेस्ला। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है assume that the string makes contact with the magnet only at single point। और जो स्ट्रिंग अटैच है वो मैग्नेटिक नीडल से, तो वो क्या है, उसके मिडिल पॉइंट पे अटैच है और एक ही पॉइंट पे हम मान के चल रहे हैं कि वो टच कर रहा है। ठीक है, इसका भी एक इफेक्ट है, यदि एक से अधिक पॉइंट पर अटैच होगा तो वो अच्छा से घूम नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक ही पॉइंट पे उसको टच कर रहा है। वो जो स्ट्रिंग जैसे लटका हुआ है ना मैग्नेटिक नीडल, वो उसको एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहां पे आपको निकालना है पोजीशन, किस पोजीशन पे वो मैग्नेट इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग फिगर से समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये रूफ है, छत है, इससे एक नीडल को हम लोग अटैच करेंगे, ये स्ट्रिंग हो गया और मान लीजिए नीडल को लटका रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नीडल है ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल। ये मैग्नेटिक नीडल है। तो मैग्नेटिक नीडल का क्या होगा, मैग्नेट है ये, तो इसका मतलब इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल जो इस मैग्नेट का होगा वो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पे जाके रुकेगा और साउथ पोल मैग्नेटिक साउथ पे रुकेगा। ठीक है, हम लोग जो बताए थे अर्थ का जो आपका बताए थे, आपका मैग्नेटिक पोजीशन आपको बताए थे, तो अर्थ का नॉर्थ के बगल में जो आपका है वो पॉइंट वो मैग्नेटिक नॉर्थ है और उसके साउथ के बगल में क्या है, मैग्नेटिक साउथ है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। तो ये जो नीडल जो है ना वो क्या करेगा, इसका जो नॉर्थ है वो उसके अर्थ के नॉर्थ की तरफ रहेगा और साउथ जो इसका जो होगा, ये वाला पॉइंट साउथ होगा, तो ये साउथ के साइड में रहेगा और जाके मैग्नेटिक नीडल क्या करेगा, वहां पे रुक जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए कि हम मान लीजिए अर्थ के किसी पॉइंट पर खड़ा है, तो इसका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो आपका है वो हम दिखाने का कोशिश किए थे फिगर में कि उसका जो मैग्नेटिक नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो आपका लगेगा वो अर्थ के अंदर साइड में लगेगा कहीं पर, हम लोग देखे थे। और हम लोग इक्वेटर से जब ऊपर आ रहे थे तो एंगल जो आपका बढ़ रहा था,
याद होगा जब फिगर बनाए थे हम लोग अर्थ का, तो उसमें एंगल आपका बढ़ता चल जा रहा था। तो अभी देखिए कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है, वो मैग्नेटिक नीडल जो है उसका जो नेट, देखिए मैग्नेटिक नीडल कैसे करेगा कि मैग्नेटिक नीडल ऐसे है, तो सबसे पहले क्या करेगा ना कि ये ऐसे ऐसे घूमेगा जहां पे उसको मिलेगा, घूमा ऐसे। अब ये क्या करेगा कि मैग्नेटिक पोजीशन जो अर्थ का है ना उसके अलोंग पहले आ गया, ठीक है। अब क्या करेगा कि जैसे ही मान लिए कि ये बड़े से मान लिए कि ये है मैग्नेटिक नीडल, और अब ये ऐसे ऐसे है, अब ये जाके ऐसे मान लिए यहां पे आके रुका और स्ट्रिंग से ये अटैच है। अब ये क्या करेगा कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो मान लिया इधर साइड में होगा, अब ये ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पोजीशन हो जाएगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो नीचे जो हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और उसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कहीं बीच में होगा, ठीक है। ये हम लोग बता चुके हैं पहले से। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, तो ये जो नीडल है भी वो भी उसी तरीका से जाके स्टे करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका निकालते हैं पोजीशन इन विच द मैग्नेट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मैग्नेट कहां जाके इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जिसको BH मान लीजिए कहते हैं, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 25 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट जो आपका है उसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 40 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग एक ही पॉइंट पे अटैच हो रहा है, यानी कि वो स्ट्रिंग ऐसे ऐसे घूमने में कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही है कहने का, एक पॉइंट पे अटैच होना मतलब, और अधिक पॉइंट पे अटैच होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये वाला एक पॉइंट पे अटैच ऐसे ऐसे घूम सकता है ना किसी पॉइंट के अबाउट। यदि मान लीजिए इसके जगह पे यहां भी अटैच होता, ये घूम पाता पूरा? कभी नहीं घूम पाता। तो इसीलिए स्ट्रिंग को मतलब ये नीडल को फ्री रखने के लिए इसको एक ही पॉइंट पे अटैच किया जाता। तो ये बात समझ में आ रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये नीडल क्या करेगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसी के बीच में कहीं पे जाके ये स्टे करेगा, ठीक है। तो ये जो स्टे करेगा ये tan थीटा इज इक्वल टू BV बाई BH, ठीक है। BV का वैल्यू 40 माइक्रो टेस्ला और BH का वैल्यू 25 माइक्रो टेस्ला। देखिए ये जो मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है B ऑफ हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है B ऑफ वर्टिकल, ठीक है। इस पॉइंट पे तो ये जो होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड कहीं यहीं पे ना होगा। अब ये जो थीटा निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू BV बाई BH, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया। तो 40 माइक्रो टेस्ला बाई 25 माइक्रो टेस्ला, 40 बाई 25। इसका जो वैल्यू निकालिएगा तो ये वैल्यू आता है 58 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 58 डिग्री, यानी कि 58 डिग्री यहां पे होगा, ठीक है। तो ये जो नीडल जो है ना इस पॉइंट को इसी के अलोंग आ जाएगा, इसी पॉइंट के अलोंग आ जाएगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो यही तो पूछ रहा है पोजीशन, यानी कि इसका एंगल के बारे में बात कर रहा है। पोजीशन और क्या निकालिएगा,
कहां पे वो है, तो कहां पे वो है उसका पोजीशन वो एंगल से ही स्पेसिफाई हो रहा है ना, कि अच्छा ये एंगल बता रहा है, इसका मतलब कि हॉरिजेंटल से 58 डिग्री पे रख दीजिए तो वही इसका पोजीशन हो गया। तो इसमें लिखते हैं द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल is 58 degree from the horizontal component of earth magnetic field। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़े। A magnetic needle having magnetic moment 10 ampere meter square and length 2 centimeter is clamped at its center in such a way that it can rotate in the vertical east-west plane, a horizontal force towards east, is applied at the North Pole, to keep the needle fixed, at an angle of 30 degree, with the vertical, find the magnitude of the applied force, ठीक है। The vertical component of the vertical
component of the Earth's magnetic field is 40 माइक्रो टेस्ला। चलिए क्वेश्चन अगर फिर से पढ़ दे रहे हैं। A magnetic needle having magnetic moment 10 ampere meter square and length 2 centimeter is clamped at its center in such a way that it can rotate in vertical east-west plane. ठीक है। A horizontal force towards east is applied. ठीक है। At the north pole to keep the needle fixed at an angle of 30 degree with the vertical. ठीक है। Find the magnitude of the applied force. The vertical component of the Earth's magnetic field is 40 micro Tesla. ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाया जाए। तो एक मैग्नेटिक नीडल दिया हुआ है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक नीडल, उसका मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट बड़ा वाला एम, इसका वैल्यू होता है, क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू 12, ये ना होता है। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। लेंथ जो है मैग्नेटिक नीडल का वो कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मैग्नेटिक नीडल, देखिए ये जो 12 जो लेंथ होता है वो मैग्नेटिक नीडल ही का लेंथ होता है। तो ये 12 का लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए इसमें 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसको मीटर में चेंज कीजिए, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अच्छा, अब कह क्या रहा है कि मैग्नेटिक नीडल इतना मोमेंट, इतना लेंथ इज क्लैम्प्ड एट इट्स सेंटर। ठीक है, सेंटर से क्या किया गया, उसको लटका दिया गया। इन सच ए वे दैट इट कैन रोटेट इन वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन। इस तरह से इसको लटकाया गया तो वो ईस्ट वेस्ट प्लेन में ही घूम सकता है। ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं अच्छा से। एक फिगर को आप लोग इमेजिन कीजिए। ये आपका हो गया, अभी अर्थ पे है हम खड़ा, ये पॉइंट मान लीजिए अर्थ है, तो ये हो गया ईस्ट वेस्ट, और ये जो हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये पूरा का पूरा जमीन पे रखा हुआ है। ठीक है, अब जो भी चीज होगा वो इस पे ऐसे खड़ा होगा। ठीक है। अब देखिए बात कर रहा है कि उसको इस तरह से क्लैंप किया गया है, इस तरह से क्लैंप किया गया है सेंटर से उसको, कि ये क्या कर रहा है, ईस्ट वेस्ट प्लेन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अच्छा, ईस्ट वेस्ट प्लेन कौन सा होगा, ये जो ईस्ट वेस्ट है, इससे जो एक प्लेन बनेगा, समझ में आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग। इससे जो प्लेन बनेगा वो ईस्ट वेस्ट प्लेन होगा। मान लीजिए कि इससे एक प्लेन खड़ा कर देते हैं, तो ऐसे समझिए, ऐसे इससे एक प्लेन ऐसा बन रहा है, और ये नॉर्थ साउथ तो है, ये एक प्लेन है, मतलब एक लाएंगे इस पे, ऐसे ऊपर में रख देंगे तो एक प्लेन बन गया। अब इसके अबाउट ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब ये ऐसे रोटेट, समझ में बात आ रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है, अब चलिए इसको समझ रहे हैं यहां तक आप। अब क्या करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है, इसको क्या किया जाए कि ये नीडल मान लीजिए अभी ऐसे, ठीक है,
ये नीडल अब क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है और ये ईस्ट वेस्ट प्लेन में रोटेट कर रहा है, यानी ऐसे रोटेट कर रहा होगा, इन वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन में रोटेट कर रहा है। तो अब ये जो नीडल रोटेट कर रहा है, तो नीडल का एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, ठीक है। अच्छा, हॉरिजेंटल फोर्स टुवार्ड्स ईस्ट, एक हॉरिजेंटल फोर्स टुवार्ड्स ईस्ट लगता है। तो ये जो नीडल है ना, तो इसका मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है, तो इसका पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, m, और ये साउथ पोल है, तो इसका भी पोल स्ट्रेंथ m ही होगा, लेकिन माइनस में होगा, ठीक है। लेकिन पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू तो m ही होगा इसका, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन जो इसका होगा वो नेगेटिव, इसको मैग्नेटिक चार्ज यदि माना जाए पोल स्ट्रेंथ को, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा साउथ पोल वाला, ठीक है। अभी के लिए यहां तक समझिए, दोनों का पोल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है वो m है। अच्छा, ए मैग्नेटिक हॉरिजेंटल फोर्स टुवार्ड्स ईस्ट, एक हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है ईस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट का डायरेक्शन इधर ही साइड में है, तो इधर ही साइड में फोर्स लग रहा है एट द नॉर्थ पोल टू कीप द नीडल फिक्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। उस पे इसलिए ये फोर्स लग रहा है क्योंकि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना, वो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना के रुका हुआ रहे, यानी कि वर्टिकल यही था, तो इससे ये 30 डिग्री एंगल बनाए हुए रहे। तो उसके लिए क्या करने का है, एक फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में बात आ रहा है। तो ये जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री एंगल पे ये रुका हुआ है अभी, ठीक है। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड का निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ लाइट फोर्स आपको निकालना है, इस एफ का वैल्यू निकालना है। अब देखिए, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो आपका हो गया वो कितना है, 40 माइक्रो टेस्ला। तो यहां पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है उसका वैल्यू दिया हुआ है 40 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। चलिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है वो 40 माइक्रो टेस्ला दे रहा है। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट इसका है ना, तो ये वर्टिकल, इसको m है, ये आपका m पोल स्ट्रेंथ है। अच्छा, ये एक तरह से पॉजिटिव होता है। अच्छा, तो ये जो पोल स्ट्रेंथ जो आपका है उस पे मैग्नेटिक फील्ड इसका कितना है, 40 माइक्रो टेस्ला। तो मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है BV, इसका वैल्यू 40 माइक्रो टेस्ला, यानी कि 10 टू द पावर -6 टेस्ला, ठीक है। ये इसका वैल्यू है। तो 40 माइक्रो टेस्ला है, तो ये 40 माइक्रो टेस्ला इस पे लगेगा। तो मान लीजिए वर्टिकल कंपोनेंट है ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो मान लीजिए कि ऊपर साइड में वर्टिकल कंपोनेंट है BV का वैल्यू, हाँ, तो BV का वैल्यू मान लीजिए वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल था, तो ऐसे लग रहा था वर्टिकल होगा तो ऊपर लगेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स MBV लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा, अब क्या है कि ये वाला तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव होने के कारण इस पे MBV ऊपर साइड में नहीं लग के इसका नीचे साइड में लग जाएगा MBV। समझ बात आ रहा है। अब देखिए, ये जो MBV जो नीचे लगा और MBV जो ऊपर लगा, आदि इसको देखिएगा तो मान लीजिए ये पॉइंट O है, तो इसके अबाउट ही ये रोटेट करेगा। और ये जो रोटेट कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के कारण, ये वाला मैग्नेटिक नीडल जो ऐसे रोटेट कर रहा है, इसको कौन रोक दिया है, एक फोर्स रोक दिया है 30 डिग्री पर रोका है ना, तभी ना ये इक्विलिब्रियम स्टेज में रुका हुआ है। तो हमको क्या करने का है, इसी F का वैल्यू निकालना है।
तो देखिए यहां पे जो लग रहा है ये गोल गोल घूमने वाला केस है, तो इसमें तो टॉर्क वाला केस है, तो नेट टॉर्क 0 होगा पॉइंट O के अबाउट, तभी ना ये रुका हुआ रह सकता है। तो इसके जो नेट टॉर्क 0 होगा तो पहले क्या करेंगे, इस दोनों के कारण नेट टॉर्क O के अबाउट निकाल लेते हैं, ठीक है। और F का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट हो जाएगा, तो नेट टॉर्क 0 हो जाएगा आपका। तो यहां पे लिखते हैं सिंस मैग्नेटिक नीडल इज rotating about O and magnetic needle is नहीं, इसमें लिखते हैं मैग्नेटिक नीडल stays at an angle of 30 degree with vertical it means net torque about O must be 0। नेट टॉर्क अबाउट O क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए ये जो है ना मैग्नेटिक फोर्स, ये इस पे इस साइड में टॉर्क लगा रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, और ये जो F है ना इस पे क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, इसीलिए नेट टॉर्क 0 होगा। तो ये जो F जो है ऐसा टॉर्क देगा कि इस टॉर्क के अपोजिट हो जाएगा। तो नेट टॉर्क जो आपका है इस दोनों के कारण जो बनेगा उसके इसके बराबर हो जाएगा, तभी नेट टॉर्क 0 होना है। तो लिखते हैं सो टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, नाउ हम लोग लिखते हैं एम बी भी, अच्छा ये जो कर रहा है ये एम बी भी जो टॉर्क लग रहा है, तो हम लिखते हैं फोर्स इनटू क्रॉस वेक्टर आर, यही लिखते हैं टॉर्क का वैल्यू। तो एफ ये है और आर इसके लिए क्या है, यहां से यहां है, यहां से तो यहां है नहीं, यहां से यहां है, ताकि यहां से यहां तक इसका लेंथ है आर का दूरी। तो ये जो एंगल जो हो जाएगा वो 90, और ये प्लस ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री, ताकि ये जो आपका है इसको लिख लीजिएगा छोटा में, ये 30 डिग्री है तो ये 90 डिग्री, तो ये जरूर 60 डिग्री होगा, ताकि 60 प्लस 30 90 डिग्री और 90 प्लस 90 180 डिग्री, ट्रायंगल का 180 डिग्री एंगल हो गया। यानी कि ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, और ये जो हो जाएगा फोर्स इनटू जो लेंथ लिखेंगे, अच्छा ये जो लेंथ हो जाएगा वो कौन सा लेंथ होगा, एल लेंथ होगा, ये पूरा 12 है ना, तो ये तो लेंथ एल ही होगा। तो हम लिख देते हैं एम भी एल साइन 90 प्लस 60 डिग्री। समझ बात आ रहा है, क्या कि हम लोग के पास ये है, ठीक है। अच्छा इसका डायरेक्शन ऐसे हुआ, और ये जो टॉर्क लगाएगा तो इसका भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा, तो दोनों को एक साथ हम जोड़ सकते हैं, सेम डायरेक्शन है इसीलिए। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एम बी भी एल साइन, इसके लिए भी क्या होगा, ये 30 है तो ये भी 30, तो ये भी 60, तो 90 प्लस 60 इसके लिए भी हो जाएगा, एम वी एल साइन 90 प्लस 60। ये जो टॉर्क होगा वो टॉर्क इस एफ के टॉर्क के बराबर हो जाएगा, और एफ एक ही को लग रहा है, इधर ही से लग रहा है, इधर नहीं लग रहा है, तो एफ जो लगेगा एफ इंटू एल, इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा एफ, और यहां से यहां है ना, दोनों के बीच का एंगल ये वाला, तो ये देखिए ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री,
समझ बात आ रहा है? ये एंगल 120 डिग्री, क्योंकि इससे और इसके बीच का लेंथ निकालना, इसका एंगल निकालना था, तो उसको लिख दिए। अब देखिए एम बी भी एल, ये सेम चीज है, इसको 2 से कर देते हैं, और साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, एफ एल साइन 90 प्लस 30, यानी कि एफ एल साइन 90 प्लस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये एल एल कट गया, अब क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू 2m bd cos 60 बाय cos 30। ठीक है, अच्छा ये जो m का जो वैल्यू हो जाएगा, m की जगह बड़ा वाला m बाई 12 लिख सकते हैं, बड़ा वाला m बाई 12, और ये cos 30 तो है ही नीचे। अच्छा बीवी की जगह पे बीवी ही लिख देंगे, cos 60। अच्छा अब इसको लिखते हैं, 2 तो कट गया ये, अब बड़ा वाला m की जगह पे वैल्यू दिया हुआ है 10, और बीवी का वैल्यू दिया हुआ है 40 इंटू 10 टू द पावर -6। cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, और नीचे जो वैल्यू हो जाएगा cos 30 का वैल्यू √3/2, 2 कट गया, ये कितना आया, 4 इंटू 10 टू द पावर -4/√3। चलिए इसको कैलकुलेट कर दिया जाए। ये आ रहा है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। आंसर में लेकिन 10 टू द पावर -2 है, तो कहीं देखिए कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, 10/12। अच्छा ये जो √3 लिखे हैं, तो यहाँ पे एल का वैल्यू नहीं डाले हम लोग ना, एल का वैल्यू भी डालिए। एल का वैल्यू कितना था, 1 सेंटीमीटर, ये 12 का वैल्यू है ना, तो एक का इसका क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, तो ये 10 टू द -2 ऊपर जाएगा तो +2, यानी कि -2 न्यूटन। 2.3 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन आपका वैल्यू हो जाएगा फोर्स का। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। The magnetic scalar potential due to a magnetic dipole, at a point on its axis,
situated at a distance of 20 centimeter from its center, 20 centimeter from its center, is found to be 1.2 into 10 to the power minus 5 Tesla meter. Find the magnetic moment of the dipole. Find the magnetic moment of the dipole. तो हम लोग के लिए मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला है V इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m cos थीटा बाई r स्क्वायर. ठीक है, r डिस्टेंस पे, थीटा एंगल पे आपका जब मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना हो किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल का तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा. ठीक है, ये मैग्नेटिक डाइपोल हो गया आपका, थीटा एंगल पे, आर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल का वैल्यू निकल जाएगा. ठीक है, अब देखिए इसमें आपका दिया हुआ क्या क्या है कि मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल के कारण एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे वो पॉइंट है, situated at a distance of 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर. ठीक है, तो ये सेंटर ही वाला पॉइंट रहता है. तो यहां से क्या है 20 सेंटीमीटर का दूरी पर आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल का वैल्यू इतना दिया हुआ है. ठीक है, टेस्ला मीटर. अब देखिए तो इसका मतलब ये केस ऐसा है, मैग्नेटिक मीडियम मतलब ये क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मतलब लेंथ इसका बहुत ही कम होता है. ठीक है, यहीं पे आपको एक्सिस पे आपको बोल रहा है कि सेंटर से यहां तक का जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर. यहां पे आपको मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, इस मैग्नेटिक डाइपोल के कारण. तो ये तो तभी संभव है कि ये पूरा यहां आ जाए, यानी थीटा 0 हो जाएगा. हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. अब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तभी ना संभव होगा. यानी थीटा और आर का वैल्यू तो यहीं से पता चल जा रहा है. हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है और V का वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है ना इतना टेस्ला मीटर, तो इसको वैल्यू डालते जाना है बस, और कुछ नहीं करना है. तो यहां लिख लेते हैं हम लोग हियर डिस्टेंस R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. इसको बस यूनिट को चेंज कीजिए, 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. अच्छा, एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये भी समझ में आ रहा है. मैग्नेटिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल V का जो वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला मीटर दिया हुआ है. M का वैल्यू कैलकुलेट करने का है, हम लोग डालते हैं वैल्यू. V का वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. अब म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. इसका क्या होता है टेस्ला मीटर पर एम्पेयर. इसका वैल्यू 4 पाई. M का वैल्यू हमको नहीं पता है, यही तो निकालने का है. cos 0 R स्क्वायर, यानी R का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर था ना, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 या 2 इंटू अब देखिए
हमको क्या करना है, m का वैल्यू निकालने का है। अच्छा, इसका बाकी जी का वैल्यू डाल दिए, ये क्या हो गया, मीटर में हो गया ना, ठीक, तो मीटर मीटर कट गया। हाँ, अच्छा, इसका यूनिट कितना था, टेस्ला मीटर में था, तो टेस्ला टेस्ला भी कट गया। हाँ, तो मेरे पास जो यूनिट आएगा वो एम्पेयर बाय मीटर, m का वैल्यू। अब देखिए इसमें करते हैं हम लोग, m का जो वैल्यू हो जाएगा 4 कटा, तो ये जो वैल्यू बचा 1.2 इंटू 10⁻⁻5, और इसका मीटर बच गया। अच्छा, ये 10⁻⁻7 डिवाइड हो जाएगा इधर, 10⁻�7, ठीक है, 10⁻7 डिवाइड होगा, लेकिन ये मीटर के साथ एम्पेयर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो 20 इंटू 10⁻⁻2 है ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या होगा 20 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो हम लोग कर देते हैं 1.2 को 2 से कीजिए, तो ये कितना हो गया 2.4 10⁻⁻5, ये -2, और ये वाला +1, ये -7 ऊपर जाएगा तो +7, ठीक है, एम्पेयर मीटर, एम्पेयर मीटर आया ना, ठीक है। अब देखिए 2.4 इंटू 10⁻⁻7 +7 खत्म, यानी कि सिर्फ 10 एम्पेयर मीटर, यानी कि 24 एम्पेयर मीटर। ये m का वैल्यू हो गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकल गया। फिर इसको देखिए, अब चलिए वैल्यू डालते हैं इसका, v का वैल्यू कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻5, और इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बाई 4 पाई, इंटू m cos थीटा, m का वैल्यू कितना है निकालना है, cos थीटा cos 0, और r स्क्वायर लेंथ कितना है इतना, इसको 2 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, तो ये 4 इंटू 10⁻⁻2 भी हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। अच्छा, इसका यूनिट कितना दिया हुआ है, टेस्ला मीटर, ठीक है। चलिए सबका यूनिट भी कैलकुलेट किया जाएगा, 4 पाई कट गया, m इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। ये वाला चीज को 4 इंटू 10⁻⁻2, और उसके बाद बाय 10⁻⁻7, ठीक है। चलिए अब यूनिट को लिखा जाए, इसका यूनिट में क्या था पहले, टेस्ला मीटर, उधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ मीटर स्क्वायर इंटू एम्पेयर। अच्छा, अब देखिए ये क्या होगा, टेस्ला मीटर ये वाला है जो डिवाइड हो जाएगा, तो टेस्ला मीटर हट गया, तो क्या हो गया 1.2 इंटू, अच्छा 1.2 इंटू 4 है ना ये, तो क्या होगा 4.8, 1.2 इंटू 4 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻5 -2 +7, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है इसमें, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻7 +7 10⁻0 एम्पेयर मीटर स्क्वायर, यानी कि 4.8 एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हो गया। चलिए इसको उतारिए, चलिए ये सही है आंसर, इसको उतार लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एम्पेयर मीटर स्क्वायर is free to rotate about a vertical axis through its center
the magnet is released from rest from the east-west position. East-west position. Find the kinetic energy of the magnet. Find the kinetic energy as it takes the north-south position. The horizontal component of the Earth's magnetic field is B is equal to 25 माइक्रो टेस्ला. चलिए क्वेश्चन का पढ़ दे रहे हैं. ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 2 एम्पेयर मीटर स्क्वायर is free to rotate about a vertical axis through its center. The magnet is released from rest from the east-west position. The magnet is released from the east-west position. Find the kinetic energy of the magnet as it takes the north-south position. ठीक है. The horizontal component of the Earth's magnetic field is 25 माइक्रो टेस्ला. ठीक है. तो इसको बनाया जाए. अब देखिए एक बार मैग्नेट दिया हुआ है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पेयर मीटर स्क्वायर. ठीक है. मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 2 एम्पेयर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. अच्छा, ये फ्री टू रोटेट है अबाउट वर्टिकल एक्सिस. ठीक है. थ्रू इट्स सेंटर. मतलब ये मान लीजिए वर्टिकल एक्सिस है और मैग्नेटिक नीडल ऐसे मान लीजिए लटका हुआ है आपका, तो ये रोटेट कर. मान लीजिए मैग्नेटिक नीडल है और इससे ऊपर से क्या लटका हुआ है, एक रस्सी ऐसा. ठीक है. तो ऐसे ये रोटेट कर रहा है क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है. चलिए, द मैग्नेट इज रिलीज फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट पोजिशन. अब देखिए ईस्ट वेस्ट पोजिशन आपको बताया थे. इसको ईस्ट और वेस्ट समझिए, इसको नॉर्थ और साउथ समझिए. तो मैग्नेटिक नीडल पहले ऐसे है. ठीक है. ईस्ट वेस्ट पोजीशन में मान लीजिए ऐसे होगा आपका. अच्छा, तो उसको रिलीज किया जाता है रेस्ट से ईस्ट वेस्ट पोजीशन से. ठीक है. ईस्ट वेस्ट पोजीशन पहले ऐसे था और ये लटका हुआ था, इसके बीच से कुछ जा रहा था रस्सी और इसको छोड़ दिया गया. ऐसे ही ऐसे ये रोटेट कर सकता है. ठीक है. ऐसे ऐसे रोटेट करने का इसका कंडीशन नहीं दिया हुआ है. अब देखिए कि find the kinetic energy of the magnet as it takes the north south position. तो ये जो है ना, ये जरूर घूमेगा ऐसे. तो ये जो घूमता है तो मान लीजिए ये कहां जाता है, नॉर्थ साउथ पोजीशन में आ जाता है. ठीक है. तो देखिए जो मैग्नेटिक जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से क्या होता है कि थोड़ा सा 11.5 डिग्री मुड़ा हुआ रहता है. तो अभी के लिए कंडीशन यही मानिए कि वो मुड़ा हुआ नहीं है. ठीक है. एकदम नॉर्थ ही साउथ पोजीशन में मैग्नेटिक का डायरेक्शन है. तो अभी देखिए जब यहां पे वो है
तो इसमें जो यहां पे जब वो रहेगा, जैसे मान लीजिए इस पोजीशन पे रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इसका इस पोजीशन पे हम लोग लिखे हैं पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ चुके हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी U थीटा इज इक्वल टू माइनस वेक्टर M डॉट वेक्टर B, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाता था, माइनस MB कॉस थीटा, यही ना होता था पोटेंशियल एनर्जी थीटा पोजीशन पे। और ये थीटा क्या है, ये थीटा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। ये थीटा पोजीशन पे जब रहेगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, मैग्नेटिक नीडल का। अब बी क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड पे, जहां मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है जहां पे ये नीडल रखा हुआ है, अब उस दोनों के बीच का एंगल थीटा बन रहा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है, माइनस MB कॉस थीटा। ये तो हो गया। हमको अब क्या कह रहे हैं कि जब इस पोजीशन पे वो है मैग्नेटिक नीडल, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट बड़ा वाला M है, और ये नॉर्थ साउथ में उसका रियल पोजीशन है, ठीक है, तो ये जो एंगल बनाएगा उससे मैग्नेटिक पोजीशन से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये एंगल कितना बनाएगा, ये बनाएगा 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। यहां पे देखिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको कितना दिया, 25 माइक्रो टेस्ला, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है आपको 25 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। समझ बात आ रहा है। अब देखिए, समझिएगा इसको, अच्छा से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इसको देखिए कि देखिए ये ऐसे लटका हुआ है, ठीक है, और ये ईस्ट वेस्ट पोजीशन पे है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है कितना, अभी 90 डिग्री का। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये ऐसे है। अब ये क्या करेगा, ऐसे मुड़ जाएगा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। जब मुड़ जाएगा ये, तो मैग्नेटिक फील्ड से इसका एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो वहां पे 0 डिग्री डालेंगे, यानी इनिशियल पोजीशन पे इसका एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और फाइनल पोजीशन पे इसका एंगल कितना है, 0 डिग्री पे, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैग्नेट एज इट टेक्स द नॉर्थ साउथ पोजीशन। तो नॉर्थ साउथ पोजीशन में जब ये पहुंच जाए ना मैग्नेटिक नीडल, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बताने का है। तो ये क्या मतलब इसका हुआ, देखिए हम हमेशा बताते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, आपका जो एनर्जी रहेगा वो कंजर्व रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो यहां पे काइनेटिक स्टार्टिंग में जब ऐसे पकड़े हुए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, रेस्ट पे है पहले स्टार्टिंग में, ईस्ट वेस्ट पोजीशन पे, और फिर काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हुआ, बढ़ रहा है। तभी ना काइनेटिक एनर्जी तो मैग्नेट बोल रहा है जब नॉर्थ साउथ पोजीशन पे पहुंच जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी इसका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से नॉर्थ साउथ घूमने में बढ़ रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी इसका मतलब घट रहा होगा। पोटेंशियल एनर्जी घटने का मतलब है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो आपका जो है वो ज्यादा होगा, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम होगा। तभी ना तो हम लोग निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपका क्या होगा, वो नेगेटिव आ जाएगा, ताकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो कम ना है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो हम लोग को नेट पोटेंशियल एनर्जी का जब चेंज निकालना है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी उल्टा कर देंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ui माइनस uf। अब देखिए इनिशियल में इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं माइनस MB कॉस 90 डिग्री, और माइनस माइनस प्लस
एम बी कॉस 0 डिग्री। ये बात समझ में आ रहा है। अभी बहुत दिक्कत है, यहां पे लिख जाएगा इनिशियल एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री और फाइनल एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री। ये लिख लीजिएगा एक लाइन, उसके बाद इसको लिखिएगा, ठीक है। तो एम बी कॉस 0 हो गया। अच्छा, कॉस 90 ये 0 हो गया, ये कट गया, यानी एम बी कॉस 0 खाली बचा, यानी कि एम बी कॉस 0 का वैल्यू 1, एम का वैल्यू दिया हुआ है 2 और बी का वैल्यू 25 माइक्रोटेस्ला। 25 इंटू 10 टू द पावर -6, 50 इंटू 10 टू द पावर -6, 5 इंटू, अच्छा 50 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो जूल में हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हो गया, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही ना इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 था, अब फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो आपका है, मतलब सॉरी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका रेस्ट पे है तो 0 हो गया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगा तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी या फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा। अभी देखिए, फाइनल माइनस इनिशियल में, इनिशियल तो 0 है काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनली हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यही इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। चलिए इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिगर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सोर्स टू आइडेंटिकल magnetic dipoles A and B of magnetic moment M each placed at a separation D, placed at a separation D with their axis perpendicular to each other, find the magnetic field at the point P. Find the magnetic field at the point P midway between the dipoles. Midway between the dipoles. चलिए फिगर बना दिया जाए। एक डाइपोल और दूसरा डाइपोल ऐसे रखा होगा। साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, यहां से एक मैग्नेटिक डाइपोल ये है ए और दूसरा बी। इस पॉइंट पी पे जो आपका है, आपका नेट मैग्नेटिक क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। दोनों के बीच का सेपरेशन डी दिया हुआ है। चलिए, तो इसमें दो आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल ए और बी दिया हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का m है, यानी कि छोटा m इंटू 2 है जो लेंथ है आपका उसका, यानी m जो वैल्यू है वो सेम है। सेपरेशन d है दोनों के बीच का, ठीक है। और विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों का एक्सिस परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड आपको P पे निकालने का है, मिडवे बिटवीन द पोल्स, ये दोनों के बीच का
डिस्टेंस है, यानी कि यहां से यहां तक का जो दूरी है वो क्या है, d/2। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे पहले इस डाइपोल के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा P पॉइंट पे। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसका वैल्यू इधर साइड में होगा और इसका वैल्यू होगा मान लीजिए BA। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ BA, इस BA का जो वैल्यू हो जाएगा μ0/4π 2m बाई इसके दूरी के बीच का लेंथ, ये कितना है आपका d/2 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे जो बनेगा तो ये जो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसा हो जाएगा BB का जो वैल्यू हो जाएगा μ0/4π और m/d/2 का होल क्यूब। ये बात समझ में आ रहा है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, इसके कारण इधर साइड में और इसके कारण इस साइड में ही होता है, नॉर्थ से साउथ तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जाता है। ठीक है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट पे होगा वो इसी का क्या करेंगे हम लोग, ये वेक्टर है, इसका हम लोग क्या करेंगे, वेक्टोरली इसको ऐड करेंगे। ठीक है, a² + b² + 2ab cos θ रूट के अंडर में करते थे। ठीक है, उस अनुसार से करके हम लोग इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल देंगे। एंगल निकालना होगा तो ये अल्फा एंगल मानेंगे, तो BB/BA कर देंगे तो अल्फा एंगल भी निकाल लेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम लोग इसमें लिखते हैं इसमें we have net magnetic field at P due to BA and BB will be B is equal to BA² प्लस BB² प्लस 2BA/BB cos, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ना, तो ये तो 0 हो गया, खत्म। ये क्या हो गया, BA² प्लस BB²। अच्छा, BA² प्लस BB² में एक चीज देखिए, μ0/4π और d/2 का होल किए हुआ m तो कॉमन है, तो ये चीज तो बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा, μ0/4π बाहर निकल जाएगा। अच्छा, ये 1/d/2 का क्यूब भी बाहर निकल जाएगा, m भी बाहर निकल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और इसमें क्या होगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। समझ में बात आ रहा है। और μ0 का वैल्यू कितना होगा, 4π × 10⁻⁷। इस चीज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है, तो 10⁻⁷/4π और m, और ये क्या होगा d3, और ये 8 हो गया, नीचे ऊपर आएगा तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट गया, √5 ये हो गया। ये क्या होगा 8√5 m, 8√5 into 10⁻⁷ m/d3। यही ना हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। बिल्डिंग तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका यूनिट किसमें होगा, टेस्ला में होगा। ठीक है, और टेस्ला में इसका यूनिट लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, एंगल भी निकाल दीजिए इसका। tan अल्फा इज इक्वल टू BB/BA, इसका वैल्यू क्या होगा, μ0/4π m/d/2 का होल क्यूब बाय μ0/4π 2m/d/2 का होल क्यूब। कट गया, m भी कट गया तो 1/2। ठीक है, tan अल्फा का वैल्यू 1/2। ठीक है,
चलिए इसको उतारिए, ये एंगल भी निकल गया।